Okay, friends, we are done tip now. So today we are taking up the employees compensation insurance, or very popularly known as workmen's compensation insurance. So let us see the background of the product. This act, Workmen's Compensation Act 1923, was formulated in 1923, यानी कि ये आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले का बना हुआ एक्ट है, और यही एक्ट आज भी फोर्स में है। लेकिन टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रहे हैं, और मेजर चेंजेस वर्कमैन की वेजेस से रिलेटेड है। लेकिन जैसे ही एक्ट फॉर्मुलेट हुआ, वैसे ही एम्प्लॉयर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनियों ने वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी डिजाइन कर दी, जो कि वर्कमैन्स लेबर एम्प्लॉय की रिस्क को कवर करती है। अब क्योंकि ये एक्ट एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है, जिसमें कि वर्कर्स का या लेबर क्लास का या एम्प्लॉयज का अगर कुछ भी फिजिकल लॉस होता है, फिजिकल डैमेज होता है या फिजिकल इंजरी होती है, तो उस केस में उनको कंपनसेशन देना एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कंपल्सरी है। देखिए इस एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं। Just a minute. I think this is visible now. Yes, sir. Okay. तो ये सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन के मायने हैं ये एनी केस, अगर किसी वर्कर की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, या डिसेबिलिटी हो जाती है, या कोई फिजिकल इंजरी हो जाती है, तो जाहिर है कि उसको फाइनेंशियल कंपनसेशन चाहिए, क्योंकि डेथ के केस में और परमानेंट डिसेबिलिटी के केस में जो लॉस हुआ उसको रिकवर तो किया नहीं जा सकता। टेम्परेरी डिसेबिलिटी के केस में या इंजरी के केस में रिकवरी पॉसिबल है, बट दैट रिक्वायर्ड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। तो कोई भी एक्सीडेंटल इंजरी किसी भी वर्कर को किसी भी टाइम हो सकती है, इसलिए उसकी और उसकी फैमिली की फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को कवर करने के लिए ये पॉलिसी डिजाइन की गई है। अब क्योंकि ये सेक्शन 17 की रिक्वायरमेंट है कि हर वर्कर को, हर एम्प्लॉय को ये राइट है कि अगर उसको कोई इंजरी या डिसेबिलिटी होती है तो वो अपने एम्प्लॉयर से, कॉन्ट्रैक्टर से कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। दिस इज अ लीगल राइट, कोई खैरात नहीं है, कोई भीख नहीं है, दिस इज अ लीगल राइट। अब तो ये लीगल राइट है, इसका मतलब एम्प्लॉयर को कंपनसेशन देना ही देना है, और ये कंपनसेशन देना है तो एज पर द प्रोविजंस ऑफ एक्ट देना है, और एज पर प्रोविजंस ऑफ एक्ट देना है तो ये लाख्स ऑफ रुपीज का हो सकता है, मिलियंस ऑफ रुपीज का हो सकता है। इन दैट केस employers have the only remedy to transfer this risk to the insurance companies, and they are taking the insurance policy just to provide the compensation if any worker is suffering any injury during the course of employment. लेकिन अगर आपसे कोई वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस मांगता है या एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस मांगता है,
तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए कि इस एक्ट में जो टाइम टू टाइम अमेंडमेंट हुए हैं, इनमें 2 अमेंडमेंट मेजर हैं। पहली चीज ये कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट का नाम बदल करके एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट कर दिया। उसका डायरेक्ट रिजल्ट ये हुआ कि वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम भी बदलकर एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया। दूसरा मेजर चेंज है वर्कर की वेजेस में। तो वेजेस पहले हंड्रेड्स में हुआ करती थी लेबर की, जब एक्ट फॉर्मुलेट हुआ था। ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको बढ़ा करके 4000 रुपीज किया गया। अगेन आफ्टर कंसिडरेबल टाइम उसको बढ़ा करके 8000 किया गया। और अभी सिंस 2000 उसको बढ़ा करके 15,000 पर मंथ कर दिया गया है। यानी द वेज लेवल इज इंक्रीज टू द लिमिट ऑफ ₹15,000 पर मंथ ऑफ ए वर्कर। तो आज के डेट में अगर आपसे कोई वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी मांगता है या एम्प्लॉय कंपनसेशन इंश्योरेंस पॉलिसी की डिमांड करता है, डोंट गेट कंफ्यूज, बोथ आर द सेम थिंग। सिर्फ ये याद रखें कि वर्कमैन कंपनसेशन इंश्योरेंस इसका पुराना नाम है और एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस इसका रिसेंट नेम है। अब मेनली एक्ट का जो फोकस है वो सिर्फ इतना सा है कि वर्कमैन, जिसमें कि लेबर भी शामिल है, एम्प्लॉय भी शामिल है, उनकी कोई भी डेथ या डिसेबिलिटी या इंजरी ड्यू टू एनी एक्सीडेंट एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होती है, तो फाइनेंशियल कंपनसेशन जो प्रोवाइड किया जाएगा उस पर पहला राइट है वर्कमैन का। इन केस ही इज डेथ तो उसके डिपेंडेंट या लीगल हेयर्स का राइट बनता है। तो ये एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 सिर्फ फाइनेंशियल रिलीफ प्रोवाइड करता है सिर्फ वर्कर्स, एम्प्लॉयज और लेबर की खुद की या तो या उसके डिपेंडेंट्स की फैमिलीज को इन केस ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। दिस इज द फोकस एरिया ऑफ द एक्ट। लेकिन इसकी कंप्लायंस के लिए ये जरूरी हो जाता है कि ये ऐसा होता क्यों है। अब किसी भी वर्कमैन के साथ अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है तो क्या रीजन हो सकते हैं उसके? पर्सनल नेग्लिजेंस ऑफ द वर्कर भी हो सकता है, पर्सनल नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉयर भी हो सकता है, पर्सनल नेग्लिजेंस ऑफ द फेलो वर्कर्स भी हो सकता है, ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी रेगुलेशंस यानी कि फैक्ट्री एक्ट वगैरह का वायलेशन हो सकता है, और फेल्योर टू प्रोवाइड ए सेफ प्लेस ऑफ वर्क बाय द एम्प्लॉयर भी हो सकता है। सेफ एंड हाइजेनिक प्लेस हैज टू बी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एवरी वर्कर। अब ये सर्कमस्टांसेस कैन लीड टू एनी एक्सीडेंट अदरवाइज। अब इसमें देखना यह है कि एक्सीडेंट जो वर्ड है अपने आप में ये क्या है, किसको हम एक्सीडेंट कहेंगे, किस केस में कंपनसेशन देना हमारी मजबूरी हो जाएगी, या इंश्योरेंस कंपनी किस केस में किस एक्सीडेंट का क्लेम पे करेगी। तो उसके लिए कहा गया कि एन इवेंट विच इज नाइदर एक्सपेक्टेड नॉर डिजाइंड, ऐसी कोई भी घटना या दुर्घटना जिसको आप पहले से ना तो इमेजिन कर सकते हैं, ना डिजाइन कर सकते हैं, ना कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन इट कैन हैपन इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि मान लिया वर्कर छुट्टी पर अपने घर आया, कहीं घूमने गया और वहां उसका एक्सीडेंट हो गया, तो एम्प्लॉयर की तो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वर्कर अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा है, वहां एक्सीडेंट हो गया, वो भी एम्प्लॉयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी है। तो द इंपॉर्टेंट वर्ड इज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। It indicates the time when the injury is caused, injury या disability या death.
अदरवाइज ऑल सर्कमस्टांसेस को क्या कहा जाएगा? आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अगर कुछ भी होता है वर्कर को, एम्प्लॉयर हैज नथिंग टू पे, इंश्योरर हैज नथिंग टू पे, दैट इज हिज पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, रेसिडेंसी होता है, तो क्या क्या पॉसिबल है? एम्प्लॉयर की या कॉन्ट्रैक्टर की या इंश्योरेंस कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होगी? कोई भी एक्सीडेंट से अगर डेथ होती है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट होता है, या टेम्परेरी डिसेबलमेंट होता है, चाहे वो टोटल हो या पार्शियल हो, और कोई अगर ऑक्यूपेशनल डिजीज हो जाती है, इन दैट केस एम्प्लॉयर की या इंश्योरर की रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि उस वर्कर को या उसके डिपेंडेंट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड करे। तो ये पॉलिसी का बेसिक कवरेज है। अंडर दीज 4-5 circumstances only the insurance company is responsible to pay the claim, and similarly the employer is responsible to pay the compensation. तो एक्ट का जो बेसिक पार्ट है वही पॉलिसी में कवर्ड है। लेकिन जब आप इस पॉलिसी को सेल करेंगे तो नॉर्मली आप दो क्वेश्चंस फेस करेंगे। किस पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा, और अगर किसी वर्कर को कोई इंजरी या डेथ या डिसेबिलिटी हो जाती है तो उसका क्लेम का अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा। और ये दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पॉलिसी सारी इन दोनों के आंसर पर ही डिपेंड करती है। तो पहले एस्पेक्ट को देते हैं कि पॉलिसी का प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होगा। पहली चीज ये कि इस पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करने का तरीका और पॉलिसी से अलग है, और दूसरी चीज है कि इस पॉलिसी को प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए आपको मिनिमम 4 चीजें चाहिए, और तीसरी चीज है कि उन चारों की ही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वरना आप प्रीमियम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ये 4 चीजें क्या है? पहला, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज या लेबर या वर्कर। सेकेंड, उनकी सैलरी या वेजेज पर मंथ। थर्ड, पीरियड ऑफ इंश्योरेंस इन मंथ्स, 1 साल की भी हो सकती है, 1 साल से कम भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो, फिर रिन्यूअल होगा। और फोर्थ, नेचर ऑफ वर्क, क्या उसका काम क्या है, क्या काम करता है। और ये चारों इंफॉर्मेशन चाहिए कंपल्सरी। अब अगर एम्प्लॉयर आपको ये चारों चीजें प्रोवाइड करता है, एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर या जो भी पॉलिसी ले रहा है, अगर ये चारों इंफॉर्मेशन उसने आपको दे दी, फिर आप प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसका फंडा ये है कि आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इंटू सैलरी ऑफ दीज एम्प्लॉयज पर मंथ इंटू पीरियड ऑफ इंश्योरेंस नंबर ऑफ मंथ, इन तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जब ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो गई, फिर आपको फोर्थ पॉइंट देखना है कि नेचर ऑफ वर्क क्या है। नेचर ऑफ वर्क डिफर भी हो सकते हैं वर्कर टू वर्कर। तो जो प्रीमियम की रेटिंग है वो नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करेगी, और प्रीमियम रेटिंग एम्प्लॉयज कंपनसेशन के टैरिफ में दी हुई है, जो कि वर्कमैन कंपनसेशन टैरिफ में दी हुई है, लेकिन वो उसके नेचर ऑफ वर्क पर ही डिपेंडेंट है। जब आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज को, सैलरी ऑफ दीज एम्प्लॉयज को और पीरियड ऑफ इंश्योरेंस को, तीनों चीजों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो सम आता है उस पर आपको अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ वर्क प्रीमियम रेट अप्लाई करना है।
अब पॉइंट आता है कि ये नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से प्रीमियम रेट कैसे होगी। तो इंश्योरेंस का बेसिक फंडा ये है कि हायर इज द रिस्क, हायर इज द रेट ऑफ प्रीमियम, लोअर इज द रिस्क, लोअर इज द रेट ऑफ प्रीमियम। जैसा नेचर ऑफ वर्क होगा वैसी रेट ऑफ प्रीमियम होगी। फॉर एग्जाम्पल, मेरा कोई फार्म हाउस है और मैंने उसमें 20 वर्कर्स एंगेज किए हुए और उन सभी को मैं 10,000 रुपये पर मंथ देता हूं। उनका काम है फार्मिंग करना। लेकिन मुझे ये मालूम है कि अगर काम करते हुए किसी भी वर्कर को कोई डेथ हो गई या डिसेबिलिटी हो गई या इंजरी हो गई या एक्सीडेंट हो गया या कोई पेड़ उसके ऊपर आ पड़ा, तो मेरी ये लायबिलिटी है कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के तहत जितना कंपनसेशन बनता है उसको पे करना पड़ेगा। और इस एक्ट में जो कंपनसेशन बनता है उसकी स्पेशलिटी ये है कि चाहे उसको एम्प्लॉयर कैलकुलेट करे या इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट करे या कमिश्नर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कैलकुलेट करे, वो उतना ही आना है क्योंकि उसका फॉर्मूला डिसाइडेड है। और ये लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू एज एंड वेजेस ऑफ द वर्कर मिलियंस ऑफ रुपीस की हो सकती है। तो मैं इतनी बड़ी रिस्क अपने ऊपर क्यों लूंगा? क्योंकि मालूम है किसी को भी 20 आदमी काम कर रहे हैं, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। इन दैट केस आई विल ऑलवेज प्रेफर टू टेक एन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो मैंने आपको नेचर ऑफ वर्क भी दे दिया कि मेरा फार्म हाउस है, उसमें 20 आदमी हैं, 10,000 रुपये पर मंथ में उनको दे रहा हूँ, मुझे पूरे 1 साल की पॉलिसी चाहिए। तीनों चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई कर दिया। नेचर ऑफ वर्क मैंने बताया, फार्म हाउस में फार्मिंग करते हैं तो आपने टैरिफ हटाया और अपने प्रीमियम रेट चेक की। प्रीमियम रेट चेक करते हैं आप तो आपको रेट पर रुपीज मिलती हैं, उसको पर 100 भी किया जा सकता है। और फार्म हाउस की जब आप रेट कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने देखा ये टैरिफ है, टैरिफ की एक स्पेसिमेन कॉपी है जिसमें आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर फार्म का रेट है 5.85। तो जो भी सम आया इन तीनों का उस पर मैंने 5.85 की रेट अप्लाई कर दिया और पॉलिसी का प्रीमियम आ गया। सिंपल कैलकुलेशन। लेकिन ये नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट हो सकता है तो प्रीमियम रेट भी डिफरेंट होगी। नेचर ऑफ वर्क जितना रिस्की होगा उतनी ज्यादा प्रीमियम रेट भी होंगे। तो एक दूसरा एग्जांपल लेके देखा जाए बड़ा, कि मान लिया कोई मेरी फैक्ट्री है, प्लांट है एरिएटेड वाटर का, और वहां पर एरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चर होता है, उसकी बोटलिंग होती है, कंप्लीट फिलिंग होती है, उसको फिल्टर होता है, एवरीथिंग, एवरी प्रोसेस इज देयर। और उस प्रोसेस में मेरे पास स्किल्ड वर्कर भी हैं, अनस्किल्ड वर्कर भी हैं। मान लिया 200 वर्कर हैं, उनसे से 150 वर्कर अनस्किल्ड हैं, 50 केवल स्किल्ड हैं। तो मैं अनस्किल्ड को 10,000 रुपये पर मंथ और स्किल्ड को 15,000 पर मंथ दे रहा हूं। लेकिन मुझे मालूम है कि इतने वर्कर्स होने के लिए फैक्ट्री का काम डे एंड नाइट चलेगा। किसी भी दिन किसी के साथ भी कोई भी इंसिडेंट हो सकता है। उस एक्सीडेंट का रिजल्ट कितना भी सीवियर हो सकता है, डेथ भी हो सकती है, डिसेबिलिटी भी हो सकती है, इंजरी भी हो सकती है, और अगर कुछ भी नहीं होता है तो ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकती है। इन दैट केस लायबिलिटी तो मेरी नहीं, और मैं ये लायबिलिटी किसी भी सूरत में किसी भी और पर्सन या बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन पर ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि एम्प्लॉयज कंपनसेशन एक्ट 1923 के तहत दिस इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ओनली। और ये सारे वर्कर मेरे हैं, मेरे यहाँ ऑन रोल हैं, मैं इनको सैलरी पे कर रहा हूँ, आई हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद देम। अब चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है या वो रूटीन लेबर है, इवन डेली वेज वर्कर भी मेरा वर्कर है। तो मुझे इस केसमेंट के लिए पॉलिसी लेनी है। अब 200 वर्कर्स की जब मैं पॉलिसी ले रहा हूँ, वाटर प्लांट है मेरा, तो आपने नेचर ऑफ वर्क देख लिया और उसके हिसाब से प्रीमियम रेट देखा,
तो प्रीमियम रेट आया एयर हैरिएटेड वाटर मैन्युफैक्चरर 15.10 पर थाउजेंड, ये रेट पर थाउजेंड। आपने इन तीनों चीज़ों पर उसका मल्टीप्लाई करके जो सम आया उस पर 15.10 की रेट लगा दी। आपका सिंपल केस में प्रीमियम आ गया। एक ये भी एग्जांपल है। और अगर इससे कोई बहुत ज्यादा रिस्की प्रोफेशन है तो बहुत ज्यादा हाई रेट भी होगी उसकी प्रीमियम की। जैसे मान लिया कोई फ्लाइंग क्लब है, अब उसने कोई पायलट रिक्रूट की, पायलट्स की ट्रेनिंग चल रही है 6 महीने की, एम्प्लॉई है उसके, स्टाइपेंड दे रहा है 6 महीने के लिए। उसके बाद उनको पायलट ट्रेंड होते ही दे विल बी ऑन रोल फॉर सैलरी। लेकिन उसे पता है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रेनिंग रिस्क बहुत ज्यादा है, और क्योंकि वो उसके एम्प्लॉई हैं तो इंजरी से लेकर के डेथ तक की पॉसिबिलिटी है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि लर्निंग स्टेज पर एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। एक बार उनकी एक्सपर्टीज हो गई इस पर, फिर तो एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, फिर तो नेग्लिजेंस पर डिपेंड करेगा। तो इसी स्टेज में उसको पॉलिसी चाहिए। अब फ्लाइंग क्लब ने आपको तीनों इंफॉर्मेशन दे दी। 50 पायलट रिक्रूट किए हैं, उनको 15,000 पर मंथ स्टाइपेंड दिया जा रहा है या वेजेस दिया जा रहा है, और 6 मंथ की पॉलिसी चाहिए। आपने तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया और जो सम आया उस पर अब आपको प्रीमियम रेट लगाना है। आपने टैरिफ देखा, pilots and employees who may at any time fly any air device, and premium rate is 121.60. तो ये 121.60 है। इसको देख करके आपको हैरानी भी होगी कि रेट्स में इतना वेरिएशन कैसे है। 5.85 है एग्रीकल्चर फार्मिंग का, फैक्ट्री का 15.10 है, इसका 121.60 है पर थाउजेंड। तो उसका बेसिक फंडा है, हायर इज द रिस्क हायर इज द रेट, लोअर इज द रिस्क लोअर इज द प्रीमियम रेट। इंश्योरेंस कंपनी रिस्क का ही तो इंश्योरेंस करती है, जितनी ज्यादा रिस्क है उतनी ज्यादा प्रीमियम रेट है। तो इस रेट से उसको मल्टीप्लाई किया चारों चीजों को और उसका प्रीमियम आ गया। अब ये जो आपने प्रीमियम निकाला ये केवल पॉलिसी का बेसिक प्रीमियम है। इसके अलावा पॉलिसी कंपनी के पास कुछ एक्सटेंशंस भी हैं, कुछ एड ऑन कवर्स भी हैं, जिनमें एक मेजर एड ऑन कवर ये है कि पॉलिसी में मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं होते। तो क्या कवर होता है? डेथ कवर होती है, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट कवर होता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट कवर होता है, टेम्परेरी टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट कवर होता है, ऑक्यूपेशनल डिजीज भी कवर होती है, लेकिन मेडिकल एक्सपेंसेस कवर नहीं होते। अब यह ऑप्शन है एम्प्लॉयर का या कॉन्ट्रैक्टर का कि मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर कराए, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी तो सबसे ज्यादा है। डेथ की पॉसिबिलिटी सबसे कम है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में इंजरी होगी या डिसेबिलिटी होगी। मेडिकल एक्सपेंसेस का कवर लेने के लिए उसको एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा, क्योंकि इनबिल्ट कवरेज तो है नहीं। लेकिन उसके पास ऑप्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि ये उसकी चॉइस पर है कि वो चाहे तो 5,000 रुपीज पर वर्कर का कवरेज ले ले मेडिकल का, या वो चाहे तो अनलिमिटेड और एक्चुअल एक्सपेंसेस रियम्बर्समेंट का कवरेज ले ले। दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। प्रीमियम रेट जितना सेलेक्ट किया जाएगा कवरेज उतना ही प्रीमियम रेट लगेगा। मिनिमम 5,000 है, जिसके लिए 30% ऑफ द प्रीमियम दिया जाएगा, या 80 रुपीज पर पर्सन, दोनों में जो कम हो। और वो चाहता है 3 लाख रुपए का ले ले तो 3 लाख का ले सकता है। 110% सब प्रीमियम होगा उसका, और 400 रुपीज पर पर्सन उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी प्रीमियम की।
और अगर एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर ये सोचता है कि नहीं एक्चुअल रिएम्बर्समेंट होना चाहिए, यानी मेडिकल में मेरे को कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, अगर किसी के कोई इंजरी या कोई सीवियर इंजरी या डिसेबिलिटी हो रही है तो जो भी ट्रीटमेंट पे खर्चा हो सब इंश्योरेंस कंपनी दे, इन दैट केस उसको 150% प्रीमियम देना होगा, जो कि मिनिमम 700 रुपीज पर पर्सन होगा। और इसमें आपको ये चीज समझनी है कि जब भी आप ये पॉलिसी किसी भी एम्प्लॉयर या कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं तो आप ये क्लैरिटी दे दें कि मेडिकल एक्सपेंसेस इस पॉलिसी में कवर नहीं है, एड ऑन कवर अवेलेबल है, आप अपने लिए अपनी जो भी लिमिट सेलेक्ट करना चाहें ले लीजिए और उसका प्रीमियम उसी हिसाब से लग जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, ये आपके इंटरेस्ट में है कि वो जितना बड़ा कवरेज चुनता है और उसके बाद जितने ज्यादा वर्कर हैं आपका एड ऑन कवर का प्रीमियम उतना ही ज्यादा आएगा। पॉसिबल ये भी है कि ये आपकी बेसिक पॉलिसी से ज्यादा आ जाए, क्योंकि डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वर्कर्स। तो ये एड ऑन हमेशा एडवाइज कीजिए जिससे कि एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस के साथ आपको ये एक्स्ट्रा प्रीमियम मिले और कॉन्ट्रैक्टर को या एम्प्लॉयर को पॉलिसी का पूरा कवरेज मिले। वरना मान लिया साल में 5 वर्कर्स के साथ उनको सीवियर इंजरी हो गई, किसी का पैर में फ्रैक्चर हो गया, किसी का हाथ में फ्रैक्चर हो गया, 5 वर्कर्स के साथ ऐसा हो गया और उनके ट्रीटमेंट में 15 लाख रुपए खर्चा हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस का एड ऑन कवर लिया ही नहीं था, तो ये 15 लाख रुपए तो एम्प्लॉयर को देने पड़ेंगे अपनी जेब से। तो पॉलिसी लेने का तो उसको बेनिफिट मिला ही नहीं, क्योंकि पॉलिसी में जो रिस्क कवर है वैसे कोई इंसिडेंट हुई नहीं। इसलिए हमेशा एडवाइज कीजिए। सेकेंड एड ऑन है कंपनसेशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीज। कुछ इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में ये इनबिल्ट कवरेज है, कुछ का एड ऑन है। ऑक्यूपेशनल डिजीज कवर करने के लिए 50% ऑफ द बुक रेट एप्लीकेबल है। लेकिन ये ऑक्यूपेशनल डिजीज है क्या, आपको ये समझना जरूरी है। ऑक्यूपेशनल डिजीज के मायने हैं कि जो वर्कर जिस नेचर ऑफ वर्क को कर रहा है उसकी कंटिन्यूटी से उसको किस तरीके की बीमारी हो गई, क्योंकि नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करता है। अब कोई टेक्सटाइल मिल में कोई वर्कर है, कोई रुई की धुनाई करता है, उसका धुनाई का ही काम है सर, और उसका एक सेपरेट कंपार्टमेंट है जिसमें वो कॉटन की धुनाई करता रहता है। और धुनाई करेगा तो उसमें से डस्ट पार्टिकल्स निकलेंगे और डस्ट पार्टिकल्स उसकी ब्रीथ में जाएंगे और ब्रीथ में जाने से कंटिन्यूसली वो सालों से अगर यही काम कर रहा है तो उसको इन्फेक्शन हो सकता है, अस्थमा भी हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकता है। तो ये नेचर ऑफ वर्क पर डिपेंड करेगा। कोई वेल्डर है, कोई वेल्डिंग कर रहा तो उसकी आई साइट खराब हो सकती है। कोई बहुत ज्यादा नोइजी मशीन्स पे काम कर रहा है और 24 घंटे उसका यही काम है, या यूं कहें वर्किंग आवर्स उसका यही काम है, लेकिन कई सालों से कर रहा है, तो ही में लूज इज हियरिंग पावर। ये सब ऑक्यूपेशनल डिजीजेज हैं। लंग इन्फेक्शन भी हो सकता है, स्किन डिजीज भी हो सकती है। इनको कवर करने के लिए एड ऑन कवर लिया जा सकता है 50% बुक रेट का। तीसरा एड ऑन कवर है सब कॉन्ट्रैक्टर उसके वर्कर्स का। अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसकी कई प्रोजेक्ट साइट एक साथ एट ए टाइम चल रही होती है, मे बी एट द सेम लोकेशन और एट द डिफरेंट लोकेशंस और एट द डिफरेंट स्टेट्स आल्सो। कई लोकेशंस पे काम चल रहा होता है, तो काम तो अल्टीमेटली वर्कर्स नहीं करना है, उसको सुपरवाइज सब कॉन्ट्रैक्टर कर सकता है। तो दैट केस वो चाहता है कि सारे लोकेशंस पे उसके जहां प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके सारे वर्कर्स और सब कॉन्ट्रैक्टर्स की भी रिस्क कवर हो। ये भी पॉसिबल है, एक ही पॉलिसी में कवर हो जाएगी। लेकिन भाई जरूरी है कि कितनी एक्चुअल लेबर है और कितना उनका एक्चुअल वेजेज है, इसका उसके पास रिकॉर्ड रहे। क्योंकि अब आप ये समझ गए कि प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ वर्कर्स
और उनकी मंथली वेजेस, दोनों उसका पार्ट है जिस पर प्रीमियम कैलकुलेट होगा। तो उसको दोनों चीजें डिस्क्लोज करनी है, और इनमें से किसी भी चीज को छुपा रहा है तो पॉलिसी लेने का पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। तो अगर उसके पास सब कॉन्ट्रैक्टर का, उसकी लेबर का पूरा वेज रिकॉर्ड और मस्टर रोल है, तो उसको ये एड ऑन कवर दिया जा सकता है। अब आपने देखा कि पॉलिसी का बेसिक प्रीमियम इन 3 चीजों के, नंबर ऑफ एम्प्लॉज, सैलरी और वेजेस ऑफ द वर्कर्स और पीरियड ऑफ इंश्योरेंस को मल्टीप्लाई करके नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से उस पर जो रेट एप्लीकेबल है वो लगा करके बेसिक प्रीमियम कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद 3 ऑप्शन मिलते हैं एम्प्लॉयर को। वो चाहे तो मेडिकल एक्सपेंसेस का एक्सटेंशन ले ले, वो चाहे तो ऑक्यूपेशनल डिजीज का एक्सटेंशन ले ले, वो चाहे तो सब कॉन्ट्रैक्टर उसकी लेबर का एक्सटेंशन ले ले। तीनों में से 2 लेता है, 1 लेता है, 3 लेता है या 1 भी नहीं लेता है, ये उसकी चॉइस पर। अगर लेता है तो ये प्रीमियम एड ऑन कर दीजिए और आपकी पॉलिसी का टोटल प्रीमियम आ गया। तो एम्प्लॉयज कंपनसेशन इंश्योरेंस की पॉलिसी का प्रीमियम कैलकुलेट करने का ये सबसे सिंपल तरीका है, लेकिन इस सिंपल तरीके में इंफॉर्मेशन आपको चारों चाहिए। यू कांट अवॉइड एनीथिंग। ये चारों ही मस्ट है। अब आते हैं पॉलिसी के सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट में आता है क्लेम। क्लेम में क्या चाहिए आपको? मान लिया किसी वर्कर के साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी एट द स्पॉट ही डेथ हो गई, तो उसका अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैसे कैलकुलेट होगा? एक्ट में इसका क्या प्रोविजन है, टैरिफ में इसका क्या प्रोविजन है? क्योंकि उसको आप डेविएट नहीं कर सकते, एज इट इज उन्हीं लाइंस पर अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए सिर्फ, जिसमें पहला तो ये है कि वर्कर का हुआ क्या है, आई मीन नेचर ऑफ इंजरी क्या है। दूसरा उसके मंथली वेजेस क्या है, और तीसरा उसका एज और वेजेस के हिसाब से रिलेवेंट फैक्टर कितना बनता है। ये जो रिलेवेंट फैक्टर है ये स्पेसिफाइड है शेड्यूल 4 में एक्ट की, टैरिफ में भी है, और ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, उसमें से सिर्फ पिक करना है आपको। और एक्ट ये भी कहता है कि there is no distinction between an adult and minor worker with respect to the amount of compensation. मतलब ये कि वर्कर चाहे 18 साल से कम का हो या 60 साल से ज्यादा का हो, अगर उसको काम के घंटों के दौरान कोई डेथ, डिसेबिलिटी या इंजरी हुई है, तो फाइनेंशियल कंपनसेशन रिकवर करने का लीगल राइट है। अगर इस बात पर एक्शन लिया जाता है कि 18 साल से कम के बंदे को एंगेज कैसे कर लिया, हायर कैसे कर लिया, तो ये डिफरेंट सब्जेक्ट है। इंश्योरेंस कंपनी को इस चीज से कोई लेना देना नहीं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी इस बेसिस पर लायबिलिटी रेपुडिएट नहीं कर सकती, क्योंकि एक्ट में प्रोविजन है। एक्ट ये कहता है कि अगर उसकी उम्र 18 साल से कम की भी हो और उसको काम के घंटों के दौरान एक्सीडेंट से कोई भी इंजरी हुई है या डिसेबिलिटी हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे द कंपनसेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। इट मीन्स एज इज इमैटीरियल, लेकिन एज रेलेवेंट फैक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रेलेवेंट फैक्टर है वो एज के हिसाब से ही निकलेगा। अब ये रेलेवेंट फैक्टर है क्या, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। मैं आपको रेलेवेंट फैक्टर दिखा देता हूं। ये टेबल है फैक्टर फॉर डेथ। जैसे वर्कर की सैलरी है 15,000 रुपीज,